हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? ओके, तो एक बार फिर से केमिस्ट्री क्लास में आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग बात कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? compounds which have same structural formula but differ with respect to the position of identical groups in space। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और इस फिनोमेने को, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन डिफरेंस किस में आए, उस कंपाउंड के अंदर जो आइडेंटिकल ग्रुप्स होंगे, उस कंपाउंड के अंदर जो आइडेंटिकल ग्रुप्स, आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसे, सेम ग्रुप्स, तो आइडेंटिकल ग्रुप्स की पोजीशन में फर्क आएगा। कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम हो, फर्क किस में आए, आइडेंटिकल ग्रुप्स की पोजीशन में डिफरेंस नजर आए, तो ऐसे कंपाउंड एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, और इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल, जैसे एक हमारे पास कंपाउंड है कार्बन, ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, यहां पे है CH3, यहां पे है हाइड्रोजन, यहां पे है CH3, यहां पे है हाइड्रोजन। इस तरह से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे है CH3, यहां पे है हाइड्रोजन, इधर है हाइड्रोजन, यहां पे है CH3। अब आप लोग जरा गौर से देखें, ये जो दो मैंने कंपाउंड यहां पे मेंशन किए हैं, इन दोनों कंपाउंड्स में आइडेंटिकल ग्रुप्स की पोजीशन में आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है। स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे सेम है देख लें। देखिए, एक कार्बन, दो कार्बन, फिर डबल बॉन्ड है, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन, यानी 4 कार्बन जुड़े हुए हैं आपस में। इस कंपाउंड में देखें तो एक कार्बन, दो कार्बन, दूसरी और तीसरी इधर डबल बॉन्ड, फिर यहां पे 4 कार्बन, तो 4 कार्बन कंटीन्यूअस मैनर में यहां पे भी जुड़े हुए हैं, 4 कार्बन कंटीन्यूअस मैनर में यहां पे इस कंपाउंड में भी जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब इन दोनों का स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है। तो डिफरेंस किस में नजर आ रहा है आपको? आइडेंटिकल ग्रुप्स की पोजीशन में हम लोगों को डिफरेंस नजर आ रहा है। आइडेंटिकल ग्रुप मतलब ये देखें, CH3 है, ये CH3 है, इधर भी CH3 है, तो ये दोनों ग्रुप्स क्या है, एक दूसरे के आइडेंटिकल है, मतलब सेम है। इधर हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, तो ये दोनों आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं। अब आप देखिए, यहां पे जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, ये वाले जो ग्रुप्स हैं, ये सेम साइड पे हैं। आइडेंटिकल ग्रुप्स जो हैं वो सेम साइड पे हैं। इस कंपाउंड में देखें तो आइडेंटिकल ग्रुप्स जो हैं वो अपोजिट साइड पे हैं। ये अबव है, ये बिलो है, ये अबव है ऊपर की तरफ है, और ये नीचे की तरफ है। तो यहां पे आइडेंटिकल ग्रुप्स सेम साइड पे हैं, इस कंपाउंड में आइडेंटिकल ग्रुप्स डिफरेंट साइड होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को हम लोग बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जब आइडेंटिकल ग्रुप्स यानी ऐसा कंपाउंड
जिसमें इडेंटिकल ग्रुप्स जो हैं, इडेंटिकल ग्रुप्स वो सेम साइड पे हो, आइडेंटिकल ग्रुप्स सेम साइड पे हो, जैसे ये आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड पे, दोनों ऊपर की तरफ, ये आइडेंटिकल ग्रुप दोनों नीचे की तरफ है, तो सेम साइड पे है ना, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं सिस, सिस आइसोमर या सिस कंपाउंड। ये क्या है? सिस। ठीक है, इस तरह से ऐसे कंपाउंड जिनमें इडेंटिकल ग्रुप प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड, तो ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है ट्रांस, क्या बोलते हैं? ट्रांस आइसोमर। ये कौन सा आइसोमर होगा? ट्रांस आइसोमर। क्यों? क्योंकि इसमें जो आइडेंटिकल ग्रुप है वो अपोजिट साइड पे है, ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है। यहां पे आइडेंटिकल ग्रुप्स सेम साइड पे है, तो ऐसे आइसोमर को क्या बोलेंगे? ट्रांस आइसोमर। इस वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को सिस ट्रांस आइसोमर भी कहा जाता है, या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा जी, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं यहां पे ग्रुप्स। ठीक है, थोड़ा रेस करते हैं। यहां तक तो क्लियर हो गया ना सबको? ओके, अच्छा, कार्बन, कार्बन में डबल बॉन्ड, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे CH2 CH3, इस तरीके से यहां पे CH3 और यहां पे हाइड्रोजन। फिर इस तरह से कार्बन, कार्बन में डबल बॉन्ड, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे CH2 CH3, यहां पे CH3, यहां पे हाइड्रोजन। तो ये दोनों जो कंपाउंड आपको यहां पे दिखाई पड़ रहे हैं, ये दोनों कंपाउंड भी एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। अब आप यहां पे देखें, ये दोनों आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, ये दोनों आइडेंटिकल ग्रुप्स नहीं हैं, क्योंकि इस तरफ CH3 का ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, यहां पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, कोई बात नहीं है, दो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं ना, ये दोनों मैच नहीं कर रहे तो कोई इशू नहीं है, ये दोनों तो मैच कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ये दोनों आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इन दोनों को, ये दोनों तो सेम नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, छोड़ो इनको, इनको देख लो, ये दोनों आइडेंटिकल ग्रुप हैं, दोनों आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड पे हैं, तो ऐसे आइसोमर को क्या बोलोगे? सिस आइसोमर। और इस तरह से यहाँ पे देखें तो जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं वो अपोजिट साइड में हैं, तो ऐसे आइसोमर्स को क्या बोलेंगे? ट्रांस आइसोमर। ठीक है, इस तरह से और एग्जांपल देखते हैं। कार्बन, ये कार्बन में डबल बॉन्ड, यहां पे क्लोरीन, यहां पे फ्लोरीन। फिर इस तरह से यहां पे लेट्स सपोज आयोडीन है और यहां पे है क्लोरीन, ये कंपाउंड है। इस तरह से कार्बन, कार्बन में डबल बॉन्ड, यहां पे क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ये आयोडीन। अब इसमें देखें आप लोग, यहां पे भी बिल्कुल ऐसे ही केस है जैसे ऊपर हमने देखा, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, दोनों आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, ये आइडेंटिकल ग्रुप्स नहीं है, कोई इशू नहीं है, दो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं ना यहाँ पे, तो दोनों आइडेंटिकल ग्रुप्स अपोजिट साइड पे हैं, तो ऐसे आइसोमर्स को क्या बोलोगे? ट्रांस आइसोमर। और यहाँ पे देखें आइडेंटिकल ग्रुप्स सेम साइड पे हैं, तो ऐसे आइसोमर्स को क्या बोलोगे? सिस आइसोमर। ओके, अच्छा जी, एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड, COH, ये COOH, H, H। इस तरह से कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड, COOH, COOH, H, H।
आप इन दोनों कंपाउंड में देखें, आइडेंटिकल ग्रुप्स सेम साइड पे हैं, तो ऐसे आइसोमर को क्या बोलोगे? सिस आइसोमर। और यहाँ पे देखिए आइडेंटिकल ग्रुप्स अपोजिट साइड पे हैं, तो ऐसे आइसोमर को क्या बोलोगे? ट्रांस आइसोमर। अब ये जो कंपाउंड है इसका नाम है मैलिक एसिड, ठीक है, मैलिक एसिड सिस फॉर्म में है। और ये जो कंपाउंड आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, इसका नाम है फ्यूमेरिक एसिड। और ये फ्यूमेरिक एसिड जो है ये ट्रांस फॉर्म में आइसोमर होता है, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। याद रखें, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए दो बेसिक कंडीशंस हैं। नंबर 1, कार्बन कार्बन में कंपाउंड के अंदर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड का होना जरूरी है। अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं होगा तो याद रखिएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का फिनोमिना कंपाउंड शो नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन, जो कार्बन डबल बॉन्ड के साथ लगा होता है, जो भी कार्बन डबल बॉन्ड के साथ लगा होता है, इट मस्ट बी अटैच्ड टू टू डिफरेंट ग्रुप्स। कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड का होना जरूरी है, फिर जो कार्बन डबल बॉन्ड के साथ लगा होगा उस कार्बन का दो डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच होना जरूरी है, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का फिनोमिना या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है वो शो करेंगे, कंपाउंड शो होंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है कार्बन, ये डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे लगा देते हैं CH3, यहां पे लगा देते हैं H। तो अब आप यहां पे देखिए ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच है और ये दो डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच है। इस तरह से ये वाला कार्बन भी डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, इसको दो डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच होना जरूरी है। तो अब आप यहां पे देखें तो ये वाला कार्बन भी दो डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच है, ये वाला कार्बन भी दो डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच है। अगर ये कंडीशन पूरी होगी तभी ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करेंगे। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होगी तो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप लोगों के ध्यान में एक क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड का होना क्यों जरूरी है, सिंगल बॉन्ड क्यों नहीं हो सकता? तो याद रखें, अगर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा ना तो फिर फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होगी। एक दफा फिर ध्यान से सुने, इसको समझें। अगर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा तो फिर फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होगी। अगर फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होगी तो फिर जो ग्रुप जो है ऊपर की तरफ है वो ऊपर ही रहेगा, जो ग्रुप नीचे की तरफ है वो नीचे ही रहेगा, यानी सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल होगी। अगर कंपाउंड के अंदर फ्री रोटेशन हो तब ग्रुप जो होते हैं फिर वो फिक्स्ड पोजीशन में नहीं रह सकते। फॉर एग्जांपल, कार्बन कार्बन जब सिंगल बॉन्ड के साथ आपस में जुड़ा होता है तब फ्री रोटेशन पॉसिबल होती है। अब ये फ्री रोटेशन क्या है? फ्री रोटेशन का मतलब ये कि इस कार्बन को पकड़ लो, इस कार्बन को घुमाओ तो ये घूमना शुरू करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री रोटेशन। और सिंगल बॉन्ड के गिर्द ये फ्री रोटेशन पॉसिबल होती है। डबल बॉन्ड जब कार्बन कार्बन के साथ लिंक होता है, अगर मैं इस कार्बन को पकड़ लूं लेट्स सपोज और इसको घुमाना शुरू करूं तो ये नहीं घूमेगा, यानी इसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होती। क्यों पॉसिबल नहीं होती? क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे बनता है? ये कार्बन है, ये सिग्मा बॉन्ड कार्बन के साथ लग गया एक बॉन्ड बना के, तो पाई बॉन्ड में क्या होता है? p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है साइड बाय साइड। तो इसके रिजल्ट में क्या बनता है? इसके रिजल्ट में पाई बॉन्ड बनता है, ऐसे ये पाई बॉन्ड, यानी अबव भी ओवरलैपिंग हो सकती है, बिलो भी हो सकती है। तो अब जब ऐसे कार्बन जिसमें डबल बॉन्ड हो तो इस कार्बन को मैं पकड़ के इसको घुमाऊंगा तो ये पाई बॉन्ड जो है ये फ्री रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। क्या करेगा ये पाई बॉन्ड जो है ये फ्री रोटेशन
इसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, रोक देगा, फ्री रोटेशन अब पॉसिबल नहीं होगी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन की वजह से। जब पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन की वजह से ये कार्बन जो है वो नहीं घूम पाएगा, ये इसको पकड़ने ये नहीं घूम पाएगा, तो जो ग्रुप यहाँ पे लगा होगा वो इधर ही रहेगा, जो ग्रुप यहाँ पे लगा होगा वो उधर ही रहेगा, जो इधर लगा होगा ये यहाँ पे रहेगा और जो इधर लगा होगा वो यहाँ पे रहेगा। इसके मुकाबले में जब सिंगल बॉन्ड होता है तब होती है फ्री रोटेशन, एक कार्बन को पकड़ के दूसरे को घुमाओ तो वो ग्रुप जो है वो घूमना शुरू हो जाएंगे, तो फिर उनकी जो पोजीशन होगी वो फिर डिफर नहीं हो पाएगी, वो तो एक ही रहेगी। इसलिए कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड का होना बहुत जरूरी है, तभी ही कंपाउंड जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं। इसलिए याद रखिएगा, अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के दरमियान क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो ऐसे कंपाउंड को अगर हम लोग रूम टेम्परेचर अप्लाई करें, यानी रूम में लेके आ जाए, लेट्स सपोज उस कंपाउंड को रूम टेम्परेचर पे, तो रूम टेम्परेचर पे याद रखें तकरीबन 80 किलो जूल पर मोल थर्मल एनर्जी जो है ये अवेलेबल होती है। याद रखें रूम टेम्परेचर पे कितनी किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है थर्मल एनर्जी अवेलेबल होती है, 80 किलो जूल पर मोल एनर्जी। अब ये एनर्जी सफिशिएंट है कार्बन की फ्री रोटेशन के लिए, और जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो इतनी सारी एनर्जी रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल है, और ये एनर्जी जो है इसको घुमाए रखती है, फ्री रोटेशन होती रहती है। इस वजह से कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो नहीं होता, ना ही ये कंपाउंड्स जो है कार्बन के शो कर सकते हैं। इसके मुकाबले में जब कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है तब फ्री रोटेशन तब ही पॉसिबल है जब तकरीबन 263 किलो जूल पर मोल एनर्जी हम लोग इसको प्रोवाइड करें। यानी जब कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो, तो एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, तो क्या होता है, फ्री रोटेशन तभी पॉसिबल है जब इतनी ज्यादा एनर्जी हम लोग इसको प्रोवाइड करें, और रूम टेम्परेचर पे इतनी ज्यादा एनर्जी अवेलेबल नहीं होती। जब इतनी ज्यादा एनर्जी अवेलेबल नहीं होती तो फिर कार्बन कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड है, अगर हम लोग उसको तोड़ दें इतनी सारी एनर्जी प्रोवाइड करके, तभी फ्री रोटेशन पॉसिबल होगी। अगर हम लोग चूंकि इसको हम लोग रूम टेम्परेचर पे तो ब्रेक नहीं कर सकते कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, क्यों, चूंकि हमारे पास रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं होती। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया कि कार्बन कार्बन के दरमियान जब डबल बॉन्ड हो तो एक पाई बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड क्या करता है, फ्री रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, फ्री रोटेशन के रास्ते में रुकावट बन जाता है, जिसकी वजह से कार्बन के साथ जो ग्रुप ऊपर की तरफ लगा होगा वो ऊपर ही रहेगा, जो ग्रुप नीचे की तरफ लगा होगा वो नीचे ही रहेगा। फ्री रोटेशन डबल बॉन्ड के लिए सिर्फ एक ही सूरत में पॉसिबल है, जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाए, और पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 263 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, और ये सब बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो रूम टेम्परेचर पे तो अवेलेबल नहीं होती। तो फिर इस तरह से क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पे ये वाले जो कंपाउंड हैं कार्बन कार्बन जिनमें डबल बॉन्ड होता है, इनके साथ जो कार्बन के साथ ग्रुप लगे होते हैं वो अपनी पोजीशन पे कायम रहते हैं, और फिर ऐसे कंपाउंड्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल होती है। अगर हम लोग इतनी एनर्जी खुद से प्रोवाइड कर दें तब ये पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा, फिर फ्री रोटेशन पॉसिबल होगी। जब पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा तो फिर इसके अंदर जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, इसको हम लोग रेज कर देते हैं यहां से। अच्छा, अभी हम लोगों ने दूसरी कंडीशन में बात की कि कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड के साथ लगा हो या अटैच हो, वो कार्बन जो डबल बॉन्ड के साथ लगा हो वो कार्बन दो डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये फ्लोरीन के साथ अटैच है, ये क्लोरीन के साथ अटैच है, ये आयोडीन के साथ अटैच है, और ये ब्रोमीन के साथ अटैच है। तो अब आप लोग इस कंपाउंड में देखें क्या दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। तो बिल्कुल दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। इस कंपाउंड में कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड भी है, और हर कार्बन जो डबल बॉन्ड के साथ लगा हुआ है वो दो डिफरेंट ग्रुप के साथ भी अटैच है। एक कंपाउंड ये हो गया, इसका दूसरा कंपाउंड बनाता हूं, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन, और यहाँ पे आयोडीन।
तो अब ये जो दोनों कंपाउंड हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं? तो आंसर है बिल्कुल है, ये भी दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। अब ये कंपाउंड और है, ये कंपाउंड और है। क्या ये सिस ट्रांस हैं? क्या ये सिस है? क्या ये ट्रांस है? ये सिस है या ये ट्रांस है? तो याद रखें, जब ऐसा केस आ जाए, हम लोगों ने अपनी पिछले एग्जांपल्स में देखा था कि जब सेम यानी आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड पे हो तो सिस बोलेंगे, जब आइडेंटिकल ग्रुप्स डिफरेंट साइड पे हो तब हम लोग उनको ट्रांस बोलेंगे। अब यहाँ पे तो आइडेंटिकल ग्रुप्स है ही नहीं, यहाँ पे तो सारे ग्रुप ही डिफरेंट हैं, तो अब हम लोग किस बुनियाद पर इसको सिस कहें और ट्रांस कहें? तो जब कभी ऐसा सिस्टम आ जाए जिसमें आइडेंटिकल ग्रुप ना हो तो अब हम लोग सिस और ट्रांस वाला नोमेनक्लेचर नहीं यूज कर सकते, तो यहां पे हम लोग यूज करते हैं EZ कॉन्फ़िगरेशन, EZ कॉन्फ़िगरेशन या EZ नोमेनक्लेचर। अब ये जो E है एक जर्मन वर्ड, इसके अगर मैं फुल फॉर्म लिखूं तो एक जो जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है, क्या है वर्ड? इंटरगेगन। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपोजिट। क्या होता है इसका मतलब? अपोजिट। और यहाँ पे जो Z है, ये Z भी एक जर्मन वर्ड से इसको एब्रिविएट किया गया है। क्या जर्मन वर्ड है? ज़ुसामन। यानी इस Z की जो Z है इसकी फुल फॉर्म क्या है? ज़ुसामन। तो इस ज़ुसामन और इंटरगेगन ये वाला नोमेनक्लेचर हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब कभी आइडेंटिकल ग्रुप्स ना हो। तो ज़ुसामन का क्या मतलब है? सेम। क्या मतलब है? सेम। इसका मतलब अपोजिट है और इसका मतलब क्या है? सेम। ये आप लोगों को Z का मतलब सेम है, E का मतलब अपोजिट है, याद रखिएगा। आप लोग थोड़ा गौर करें तो ज़ुसामन के अंदर आप लोगों को ये सेम दिखाई पड़ रहा है, ये सेम। तो इसका मतलब Z का मतलब सेम और E का मतलब अपोजिट, इंटरगेगन, ज़ुसामन। तो ये वाला नोमेनक्लेचर इस्तेमाल करते हैं जब इस तरह का केस हमारे सामने आ जाए। अब ये जो E है, E याद रखिएगा ये ट्रांस की तरह है। E जो है ये ट्रांस की तरह है। और ये जो Z है, जब हम लोग किसी कंपाउंड को बोलेंगे ये Z आइसोमर है तो वो बिल्कुल सिस की तरह होगा, ठीक है? E जो है वो ट्रांस की तरह होगा और Z जो है वो सिस की तरह होगा। अब आपने ये पता लगाना है कि इनमें से E कौन सा है और Z कौन सा है, यानी सिस की तरह का कौन सा है और ट्रांस की तरह का कौन सा है। तो आपको क्या करना है? कार्बन जो डबल बॉन्ड के साथ लगा हुआ है, इसके साथ जो दो ग्रुप लगे हुए हैं, इसमें से आपने उसको प्रायोरिटी में फर्स्ट नंबर पे लिखना है, उसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है। तो ये कार्बन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, इन दोनों में से क्लोरीन का एटॉमिक मास ज्यादा है तो मैं इसको प्रायोरिटी मान लेता हूं। और इस तरफ देखें तो आयोडीन और ब्रोमीन है, इन दोनों ग्रुप्स में आयोडीन का मास ज्यादा है तो मैं इसको प्रायोरिटी दे देता हूं। अगर प्रायोरिटी जिनकी ज्यादा हमने दी है अगर वो सेम साइड पे हैं, जिनका प्रायोरिटी ज्यादा हमने जिनको दी अगर वो सेम साइड पे हैं तो ऐसे आइसोमर को बोलते हैं Z आइसोमर। और Z किसकी तरह का होता है? सिस की तरह का होता है। और अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो इन दोनों ग्रुप्स में से एटॉमिक मास किसका ज्यादा है? क्लोरीन का ज्यादा है। इन दोनों ग्रुप्स में से एटॉमिक मास किसका ज्यादा? आयोडीन का ज्यादा है। तो दोनों प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी वाले जो ग्रुप हैं वो अपोजिट साइड में हैं, तो ऐसे आइसोमर को हम लोग बोलते हैं E आइसोमर। और E किसकी तरह का होता है? ट्रांस की तरह का ही होता है। और Z किसकी तरह का होता है? सिस की तरह का होता है। तो जब हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड पे हो तो Z, जब हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड पे हो तो E, ठीक है? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन में डबल बॉन्ड है, यहां पे है CH3, यहां पे है H, यहां पे है OH और यहां पे है CH2 CH3। अब इस केस में देखें तो इस केस में कार्बन दो डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच है, कार्बन दो डिफरेंट ग्रुप के साथ है। इसका मैं एक दूसरा कंपाउंड भी लिखता हूं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पे CH3, यहां पे H, यहां पे CH2 CH3
और यहाँ पे OH। अब आप यहाँ पे देखें इन दोनों तरफ जो ग्रुप लगे हुए हैं इनमें एटॉमिक मास किसका ज्यादा, हाइड्रोजन का 1 और कार्बन का 12 होता है। इसका मतलब यहाँ पे मास ज्यादा है तो इसको प्रायोरिटी दे दूंगा। आप इस तरफ देखें तो इन दोनों में किसका मास ज्यादा है। तो आप लोगों को क्या देखना है, जब ऐसा केस आ जाए कि दो एटम्स आगे अटैच हो तो आपको देखना होता है फर्स्ट एटम, पहला एटम देखना है। तो ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, इधर कार्बन के साथ कार्बन है, तो कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16, तो इसका मतलब इसका मास ज्यादा है तो प्रायोरिटी इसको दे देंगे। और इसमें देखें तो हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट साइड पे हैं, तो फिर अपोजिट साइड में हो तो फिर हम लोग क्या आइसोमर बोलेंगे, ई आइसोमर बोलेंगे। तो अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो इन दोनों ग्रुप्स में से देखें एटॉमिक मास किसका ज्यादा है, डेफिनेटली मिथाइल ग्रुप का ज्यादा एटॉमिक मास, इसको प्रायोरिटी दे देंगे। इस कार्बन के दोनों ग्रुप्स को देखें तो किसका मास ज्यादा होगा, हम लोग प्रायोरिटी इसको दे देंगे। तो आप देखें हायर प्रायोरिटी वाले सेम साइड पे हैं, जब सेम साइड पे हो तो फिर कौन सा आइसोमर होता है, जी आइसोमर होता है। और जी आइसोमर किसकी तरह का होता है, सिस की तरह का होता है, और ई आइसोमर जो है वो ट्रांस की तरह का होता है। तो ये वाले कंपाउंड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ही होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आपके लिए में ये बात भी आ सकती है कि अभी हमने बात की कि जब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो तब फ्री रोटेशन होती है, जब फ्री रोटेशन हो तो ग्रुप ऊपर नीचे होते रहेंगे तो आइसोमर पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा तो पाई बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड फ्री रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, तो जो ग्रुप ऊपर होगा वो ऊपर ही रहेगा, जो नीचे होगा वो नीचे ही रहेगा, क्योंकि फ्री रोटेशन नहीं होगी। तो फिर सिर्फ ट्रांस आइसोमरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। लेकिन सवाल ये है कि अगर कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो तब तो 2 पाई बॉन्ड होते हैं, तो क्या अब ये वाले कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो कर सकते हैं? तो याद रखें ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ये कार्बन सिर्फ एक ही ग्रुप के साथ लग सकता है, ये वाला कार्बन भी सिर्फ एक ही ग्रुप के साथ लग सकता है। तो हमने क्या कहा था, इसकी दूसरी बेसिक कंडीशन क्या थी कि कार्बन के साथ 2 डिफरेंट ग्रुप का अटैच होना जरूरी है। जब 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे तभी तो हम लोग बोलेंगे कि ये ई और जी हैं या ये सिस और ट्रांस है। जब इनके साथ सिर्फ एक एक ग्रुप होगा तो हम कैसे कहेंगे कि सिस कौन सा है और ट्रांस कौन सा है, जी कौन सा है और ई आइसोमर कौन सा है। एक बात। दूसरी बात कि जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो नहीं करते ऐसे कंपाउंड। क्यों? क्योंकि जब कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो तो ऐसा कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच होता है दैट इज sp हाइब्रिडाइज्ड। ये कार्बन भी क्या होगा, sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। और जब कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होता है तो ऐसा जो कंपाउंड होगा, ऐसा जो मॉलिक्यूल होगा, उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो लीनियर होगी। लीनियर मतलब 180 डिग्री पे होगी। तो हम लोग इनको फिर ऐसे नहीं लिख सकते कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और एक इधर लगा दें और इधर लगा दें, यानी यहाँ पे मैं लगा दूं H और यहाँ पे मैं लगा दूं H और बोलूं ये देखें दोनों जो है वो आइडेंटिकल ग्रुप अपोजिट साइड पे हैं और इसको हम ट्रांस बोल दें। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग इनको ऐसे लिख ही नहीं सकते, इसके बॉन्ड एंगल ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते? क्योंकि ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है और जब ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड हो तो इसकी ज्योमेट्री लीनियर बनती है। जब लीनियर बनती है तो हम लोग ग्रुप्स को ऊपर और नीचे की तरफ ड्रॉ नहीं कर सकते। इसलिए याद रखिएगा जब कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो तब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो नहीं होता। इसकी 2 रीजन है। पहली रीजन क्या कि दूसरी बेसिक कंडीशन जो हमने बात की थी 2 डिफरेंट ग्रुप्स की वो पूरी नहीं होती, और दूसरी बात कि sp हाइब्रिडाइज्ड होता है जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। जब sp हाइब्रिडाइज्ड हो तो ज्योमेट्री लीनियर बनती है, तो हम लोग फिर जो है वो इसकी बेंड फॉर्म इसकी ड्रॉ नहीं कर सकते। जब इसकी बेंड फॉर्म ड्रॉ नहीं कर सकते तब हम लोग सिस ट्रांस या ई और जी सिस्टम की बात नहीं कर सकते।